हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, मैं आज इस वीडियो में आपको एजुकेशन का जो आपका सब्जेक्ट है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, तो कल मैंने उसके 109 क्वेश्चन दिए थे जो कि आपकी यूनिट थर्ड के थे। तो आज मैं थोड़े से क्वेश्चन 110 से 125 तक के जो यूनिट थर्ड के कल रह गए थे और आज यूनिट फोर्थ आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा ही एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बारे में प्रॉपर तरीके से सारे खासकर बीकॉम थर्ड ईयर के और बीए थर्ड ईयर के आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेंगे, ठीक है। और मैंने बीए में हिंदी के भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जो बच्चे अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वो उसे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो हिंदी के 2020 के 19 के 18 के क्वेश्चन पेपर अब तक सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। आपका एजुकेशन का इस वाले सब्जेक्ट का 2019 का 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ, और इसमें एक मॉडल टेस्ट पेपर 2021 के लिए भी मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, ठीक है। और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उसका भी 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा चुका हूं, ठीक है बच्चों। तो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, आपका जनरल अवेयरनेस, तो सारे ही सब्जेक्ट जो है वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि 60,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो मैं अब तक दे चुका हूं, ठीक है। तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट उसमें यूनिट वाइज भी हैं और आपके प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर भी है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में भी है। आर्ट साइड के जो पेपर हैं केवल हिंदी को छोड़कर मैं जो भी कोई पेपर्स करा रहा हूं, जैसे आपको बुकलेट मिलती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में, तो वो मैं वैसे ही करवा रहा हूं, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं यूनिट थर्ड के ये कुछ 16 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद यूनिट फोर्थ डिस्कस करेंगे। तो मुक्त विश्वविद्यालयों की उल्लेखनीय विशेषता है, तो ये तीनों विशेषताएं जो दे रखी हैं ये बिल्कुल सही हैं। ये पारंपरिक विश्वविद्यालयों के समान किसी भी प्रकार की सीमाओं में बंधे नहीं रहते। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कोई आयु बंधन नहीं होता और इनकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी विशेषताएं जो हैं वो उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट है कि मुक्त विश्वविद्यालयों को उपयोगी माना जाता है। क्यों उपयोगी माना जाता है? क्योंकि तीनों रीजन इसके बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से छात्र को सब गति के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। इन विश्वविद्यालयों में छात्रों को बिना कठोर शर्तों के प्रवेश दिया जा सकता है और इनके माध्यम से पत्राचार प्रणाली का प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो तीनों रीजन जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में शैक्षिक टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ सन 1959 में, ध्यान रखिएगा 1959। मल्टी मीडिया उपागम का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, जो डिस्टेंस एजुकेशन इंग्लिश में कहते हैं। मूक का पूरा नाम क्या है? ये एनटीए नेट में भी कई बार आ चुका है। तो पूरा नाम है मैसिव ओपन, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। प्रथम वेब ब्राउजर है तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, www वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर वायरस है तो देखिए ये एक सॉफ्टवेयर होता है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। दूरस्थ शिक्षा के लिए जो प्रथम एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था वो कब? तो वो 20 सितंबर 2004 को किया गया था। देखिए 2004 लगभग सभी को याद रहता है, बस इसमें डेट और मंथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, 20 सितंबर 2004 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी टेली कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित नहीं है? तो वो पुस्तक
कंप्यूटर सहाय अधिगम को माना जाता है तो व्यक्तिकृत अधिगम माना जाता है। www दर्शाता है तो वो पूरा नाम है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी एनटीए नेट में आया हुआ है आजकल। ये बड़ा क्वेश्चन इजी सा लगता है लेकिन आ जाते हैं। ऐसी नहीं बात नहीं है कि एनटीए नेट में या आपके पीजीटी टीजीटी में इजी क्वेश्चन नहीं आते। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझता है समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपके लिए टफ है। वो सीधी सी बात है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वो क्वेश्चन आपके लिए इजी है। जिसका आपको आंसर नहीं पता वो आपके लिए क्वेश्चन टफ है, भले ही चाहे वो फर्स्ट क्लास का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। तो नहीं पता तो नहीं पता, तो वो आपके लिए टफ है। आपको उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। सूचना एवं संचार तकनीक में शामिल है। देखिए, ऑनलाइन अधिगम, एडुसेट द्वारा के प्रयोग द्वारा अधिगम और वेब आधारित अधिगम। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। इंटरनेट एवं इंट्रानेट में प्रमुख भेद है किसका? स्थान का, प्लेस का। ठीक है। ई जर्नल्स किस रूप में जाने जाते हैं? तो पूरा नाम होता है ई का इलेक्ट्रॉनिक, तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स। ठीक है। सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग पाठ को बनाने में होता है। देखिए, रोचक भी और प्रभावी प्रस्तुतिकरण भी और छात्रों की भागीदारी भी, है ना। तो सही आंसर है ये सभी। एक वर्चुअल कक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रोजेक्टर, ऑडियो सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तीनों ही जरूरी होते हैं। ठीक है। तो यहां तक बच्चों आपके थे यूनिट थर्ड, और ये थोड़ा सा मैंने गैप दिया है ना। ये गैप मतलब कि अब यहां जो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है ये आपकी यूनिट 4 है, और एनटीए नेट के लिए भी जो है, या जो आपके टीजीटी पीजीटी हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत शिक्षण को स्वीकार किया जाता है एक व्यवसाय के रूप में। शैक्षणिक प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों। शैक्षिक प्रबंध विज्ञान है, क्यों? क्योंकि इसके अपने नियम भी होते हैं और सिद्धांत भी होते हैं। ठीक है। टेलर का सिद्धांत कहलाता है वैज्ञानिक प्रबंध। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था। एफडब्ल्यू टेलर संबंधित है किससे? कार्य विश्लेषण से। पोस्ट कॉर्ब में सीओ का क्या मतलब है ना? कोऑर्डिनेटिंग है। ये मैंने कल भी बताया था, 2019 से क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिए गए हैं 2017, 18, 19, 20 के 4 साल के। ठीक है। आप चाहे वो पढ़ लीजिए, आप चाहे ये पढ़ लीजिए। वहां पे ये है कि आपको ईयर वाइज इकट्ठे मिलेंगे, यहाँ पे ये है कि ये यूनिट वाइज अलग अलग है। ठीक है ना। प्रबंध हेतु किस उपागम को अधिक अच्छा माना गया है? तो वो है समाश्रिता उपागम। ठीक है। पोस्ट कॉर्ब किसने दिया था? पोस्ट कॉर्ब जो दिया था वो गुलिक ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पोस्ट कॉर्ब में पी का क्या अर्थ होता है? प्लानिंग होता है। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी सफलता निर्भर करती है किस पर? उत्कृष्ट प्रबंध पर। ठीक है। सामान्यतः प्रबंध शब्द का प्रयोग नीति निर्माण, क्रियान्वयन, संगठन का प्रारूप तैयार करने तथा इसके उपयोग में लाए जाने के लिए किया जाता है। तो प्रबंध का यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया किसने? ओलिवर शेल्डन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रबंध को एक ऐसी तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी सहायता से किसी मानवीय समूह विशेष के उद्देश्यों व लक्ष्यों को निर्धारित, वर्गीकृत या क्रियान्वित किया जाता है। तो प्रस्तुत परिभाषा प्रतिपादित की है किसने? पैटरसन और ग्रोसवर्नर ने। ठीक है, ग्रोसवर्नर ने। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर। एफ फॉर फेडरिक, साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो एफडब्ल्यू टेलर थे। ठीक है। सफल शैक्षिक प्रबंध के लिए आवश्यक है। देखिए, दोनों ही आवश्यक हैं ऑप्शन की अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला में दक्ष होना और तकनीकी जानकारी तथा प्रशासकीय योग्यता होना। ठीक है ना, दोनों ही बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन सी सही है।
चलिए नेक्स्ट है 15 कि संविधान की धारा 45 का संबंध है, ये अनिवार्य निशुल्क सार्वभौम शिक्षा से संबंधित है। शैक्षिक प्रबंध में सम्मिलित है, देखिए पर्यवेक्षण, बजट बनाना और नियोजन, तो ऑप्शन डी सही है कि ये सभी। प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में किसने बताया, वो हेनरी फ्योल ने बताया था। किसी संस्था में सफल नियंत्रण के लिए आवश्यक है, तीनों ही रीजन देखे बिल्कुल सही है कि उत्तरदायित्व का मापदंड स्थापित करना, स्थापित मापदंडों के अनुरूप वास्तविक प्रगति के विवरण को तैयार करना और नियोजित तथा वास्तविक प्रगति का अंतर ज्ञात करना तथा आवश्यकता होने पर योजना में सुधार करना है ना, तो उपयुक्त सभी चरण आवश्यक हैं। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य हैं, देखिए तीनों ही उद्देश्य हैं कि योग्य व कुशल नागरिक तैयार करना, समानता की भावना का विकास करना और बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, तो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी। अधिकांशतः प्रशासन और प्रबंध हैं, तो देखिए वो समान होते हैं, ठीक है। प्रशासन और प्रबंध जो है वो अगर अलग अलग होते हैं तो वो वाणिज्य और व्यापार में होते हैं, ठीक है। सत्य तो यह है कि राजनीतिक जीवन में जब जनता जब तक सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकती तब तक उसमें निरक्षरता विद्यमान है, तो यह कथन किसका है, तो यह डॉक्टर एस.एन. सहाय का, ठीक है। प्रबंध को नौकरशाही के रूप में किसने बताया, तो वो बताया उन्हें वेबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जिला स्तर पर माध्यमिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, तो वो होता है जिला विद्यालय निरीक्षक, जिसे आप DIOS कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, ठीक है, तो DIOS। शैक्षिक प्रशासन प्रभावित होता है, देखिए राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक तत्वों तीनों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता है, तो ये अत्यंत व्यापक भी होती है, ये अत्यंत लचीली भी होती है और यह शिक्षा व्यवस्था तक सीमित भी है, तो ऑप्शन डी सही है ये सभी। केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख संस्था कौन सी है, वो है HRD, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, HRD मिनिस्ट्री शॉर्ट में बोला जाता है। शैक्षिक प्रशासन को उपयोगी माना जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन इसमें सही दिए गए हैं कि यह शिक्षा के विभिन्न अंगों में समन्वय में सहायक होता है और यह लोकतंत्रीय दृष्टिकोण के विकास में भी सहायक होता है, तो दोनों ही कारण हैं इसके, है ना, ऑप्शन सी सही है। यूजीसी की स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1953 में, और अगर आपसे पूछ लिया जाए एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई तो वो हुई थी 1961 में, ध्यान रखना यूजीसी पहले बनी थी, एनसीटी बाद में बनी थी। शैक्षिक प्रशासन का दायित्व माना जाता है, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बालकों में शैक्षिक एवं बालकों में सामाजिक व व्यावसायिक कुशलता विकसित करना, बालकों को आत्मानुशासन की शिक्षा प्रदान करना और बालकों में निस्वार्थ त्याग व बलिदान की भावना को जागृत करना, तो उपयुक्त सभी दायित्व सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 31 की शैक्षिक प्रशासन की कार्यविधियों में एकरूपता तथा लचीलापन लाने के लिए आवश्यक है, तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि प्रशासकों की मानसिकता को बदला जाए, समय समय पर प्रणालियों तथा कार्यों की विवेचना और विश्लेषण हो और प्रांतों के मध्य आपसी संबंध स्थापित हो, तो उपयुक्त सभी उपाय आवश्यक हैं, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। निजी क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए आवश्यक है, दोनों ऑप्शन सही हैं कि राज्य सरकार निजी संस्थाओं की यथोचित सहायता करे और राज्यों को सभी प्रकार की सुविधाएं शिक्षा के प्रसार हेतु दी जानी चाहिए, तो उपयुक्त दोनों तथ्य महत्वपूर्ण है।
अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए सही है कि अच्छे शैक्षिक प्रबंधन के लिए शिक्षा मंत्रालय किसी शिक्षा शास्त्री के पास होना चाहिए। यूजीसी का कार्य क्या है? तो दोनों हैं, ए और बी, कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देना और उच्च शिक्षा के संदर्भ में केंद्र सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा हेतु उत्तरदायी होता है? तो जो प्राथमिक शिक्षाएं आपकी होती है तो वो होता है आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसे हम कहते हैं बीएसए, ठीक है ना, शॉर्ट में। और जो माध्यमिक देखता है तो वो देखता है डीआईयूएस, ठीक है। अच्छा, अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो ये 1985 में हुआ। देखिए, यूजीसी हुई 1953 में, एनसीईआरटी हुई 1961 में, और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है ना, इसका गठन हुआ 1985 में। आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ईयर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग आते हैं? तो वो 3 विभाग आते हैं, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पूर्व का नाम क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एनटीए नेट में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये, अभी आया था इस बार जो हुए थे सितंबर से लेकर के नवंबर 2020 में जो हुए थे। तो शिक्षा मंत्रालय पुराना नाम था और इसको मोदी सरकार ने चेंज करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अब नई 2021 की, तो इसको चेंज करके दोबारा शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। यानी पहले भी यही था और पुरानी शिक्षा नीति थी 1986 के बाद ये अब चेंज की गई है, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे 2021 हम कह रहे हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले यानी 1986 पहले भी शिक्षा मंत्रालय था, ठीक है। और अब फिर इसका नाम चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा इसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना, एनटीए में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रशासन और प्रबंध अलग होते हैं, किसमें? वाणिज्य और व्यापार में। यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस है वो कहाँ स्थित है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। यूजीसी की स्थापना कब हुई? देखिए, ये रिपीट हो गया है, 1953 में हुई। यूजीसी की जिम्मेदारी क्या है? तो ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देना, उच्च शिक्षा के संदर्भ में केंद्र सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं कौन सी संस्था आयोजित करती है? तो वो होती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। जैसे आप यूपी में हैं तो यूपी बोर्ड हो गया, पंजाब में है अगर आप तो पंजाब बोर्ड हो गया, ठीक है ना। स्नातक और स्नातकोत्तर, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए, और स्नातकोत्तर हो गया अपना एमए एमकॉम एमएससी एमसीए एमबीए एमटेक, ठीक है। तो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, इसकी परीक्षा कौन कराता है? तो ये यूनिवर्सिटी कराती है, विश्वविद्यालय कराता है। उच्च शिक्षा को सब वित्त पोषित कराने की सिफारिश किसने करी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीए नेट में भी आया हुआ है, हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। जनार्दन रेड्डी समिति ने 1992 में, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि प्रशासक में समस्या समाधान की अभिवृत्ति आवश्यक होती है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है एक, क्या है? एक संबद्धक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। डीम्ड विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। देखिए, जो डीम्ड विश्वविद्यालय इसमें से कौन है? तो वो है आपका SRM डीम्ड विश्वविद्यालय चेन्नई, ठीक है। डीम्ड और ओपन में डिफरेंस होता है। जो राष्ट्रीय टंडन है प्रयागराज की, वो ओपन यूनिवर्सिटी, और सीसीएस यूनिवर्सिटी आपकी, ठीक है, एक संबंधक यूनिवर्सिटी हो गई। तो SRM, ठीक है, ये आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है चेन्नई की, ध्यान रखेंगे। सफल शैक्षिक प्रबंधन के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है, तो तीनों ही सही रीजन है कि एकीकरण के लिए सभी उपाय करना, आवश्यक संदेश वाहक की व्यवस्था करना, और सदस्यों में अभिप्रेरणा के उपाय करना और निर्णय लेना, है ना।
तो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी। शिक्षा प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि अपंजीकृत स्टाफ के लिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के सहयोग से सेवाकालीन कोर्स चलाए जाएं। प्रशासकों को शिक्षा समस्याओं के विशेष अध्ययन के लिए अवकाश दिया जाए और प्रशासकों को सेवाकालीन कार्यक्रम के अनुसार योग्यता बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाए। तो उपयुक्त सभी उपाय बिल्कुल आवश्यक हैं। कोठारी आयोग ने शैक्षिक प्रशासन को सफल बनाने के लिए आवश्यक माना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोठारी आयोग का। एनटीए नेट में लगभग हर दूसरे साल क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कोठारी आयोग का, कि शैक्षिक कार्यक्रम में तालमेल बैठाने पर ध्यान दिया जाए, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर शिक्षा सेवा गठन पर बल दिया जाए और जन शिक्षा परिषद की स्थापना पर बल दिया जाए। तो ऑप्शन डी सही है ना, ये उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य राज्य शिक्षा विभागों के प्रसार में सुधार को केंद्रीकृत बनाने से है। तो वो है विद्यालय शिक्षा के। निम्न में से कौन सा अधिकारी जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा प्रशासन हेतु उत्तरदायी होता है? देखिए प्राथमिक हो गया ना, तो जहां प्राथमिक वर्ड आ गया तो इट मीन वो होता है बीएस से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। माध्यमिक लेवल पर डीआईओएस और प्राथमिक लेवल पर बीएस से। निम्न में से कौन सा अधिकारी जिला स्तर पर माध्यमिक शिक्षा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये मैंने आपको भी बता दिया, डीआईओएस है ना, आपका जिला विद्यालय निरीक्षक। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स की स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं कौन संचालित कराता है? तो वो विश्वविद्यालय संचालित कराता है, ठीक है। तो ये एनटीए नेट के लिए भी ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिन लोगों ने आर्ट साइड से अपना टीजीटी पीजीटी भरा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ठीक है। और जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स, तो उनका जो है वो यूनिट 4 मैंने इसमें कवर करा दी है, ठीक है। तो 3 काम हो रहे हैं, तो जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और एनटीए नेट के लिए भी, और जो आपके एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। तो आप जो है स्टूडेंट्स इन पर ध्यान दें, ठीक है। और इसमें जो है मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अगली वीडियो में मैं आपको और कराऊंगा। अभी जो है मेरे पास जो है इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरा चैनल नेम जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू बच्चों।